नमस्ते। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने एक मेडिकल टेक्स्ट का हिस्सा है जो उन इमरजेंसी स्थितियों के बारे में है जब किसी का दिल मतलब बहुत तेज धड़कने लगता है। हाँ, जिसे टेकीरिथमिया कहते हैं। सही। तो हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि ऐसे मतलब खतरनाक घड़ी में डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप क्या फैसले लेते हैं, क्यों लेते हैं। और उन फैसलों के पीछे का लॉजिक क्या है। हाँ बिल्कुल। इसे एक तरह से डॉक्टरों के दिमाग में झांकने की कोशिश समझिए, वो भी आसान भाषा में। और देखिए, ये समझना जरूरी भी है। जब दिल जरूरत से ज्यादा तेज धड़कता है तो ये सिर्फ एक अजीब सा एहसास नहीं है। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। मतलब शरीर के जरूरी अंगों तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। अच्छा। तो सही समय पर सही तरीके से उठाया गया कदम सचमुच किसी की जान बचा सकता है। ये हाई स्टेक मेडिसिन है, आप कह सकते हैं। तो सोचिए कोई इमरजेंसी रूम में आता है, सांस फूली हुई है, कह रहा है कि दिल बहुत तेज भाग रहा है। डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? क्या सीधे कोई दवा दे देते हैं? नहीं, सबसे पहले तो वो किसी भी ऐसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं जो शायद इसे शुरू कर सकती है। जैसे कि? जैसे कोई खास दवा जो मरीज ले रहा हो, हम्म। या हाल में कोई प्रोसीजर हुआ हो। और लगभग फौरन ही वो नब्ज मतलब पल्स चेक करते हैं। पल्स चेक करना। हाँ, ये पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है। नब्ज क्यों? मतलब अगर दिल तेज धड़क रहा है तो नब्ज तो चली रही होगी ना? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। हमें ये देखना होता है कि सेंट्रल पल्स है या नहीं। सेंट्रल पल्स मतलब गले या जांग की बड़ी धमनी में धड़कन महसूस हो रही है या नहीं। हाँ। क्योंकि अगर मान लीजिए दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो चल रही है जो ईसीजी पर दिखेगी, हाँ। लेकिन कोई पल्स महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि दिल असरदार तरीके से खून पंप नहीं कर पा रहा है। ओ। ये एक तरह का कार्डियक अरेस्ट ही है। और यहाँ ईसीजी की शक्ल यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है या ब्रॉड। अच्छा, वो ईसीजी वाला पैटर्न। हाँ, वो तय करती है कि इसे पीईए यानी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी माना जाए या फिर खतरनाक वीएफ यानी पल्सलेस वीटी वीटी। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इलाज का रास्ता बिल्कुल यहीं से बदल जाता है। अच्छा, तो पल्स चेक करना ये तय करता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। मान लीजिए पल्स चल रही है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड चीजें की जाती हैं जो किसी भी सीरियस मरीज के लिए जरूरी हैं। जैसे 100% ऑक्सीजन देना ताकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, एयरवे यानी सांस की नली खुली रखना, और जरूरत पड़ने पर वेंटिलेशन में मदद करना। ओके। कभी कभी इसके लिए गले में ट्यूब वो एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन भी डालनी पड़ती है। हाँ, सुना है। साथ ही नस में एक कैन्यूला मतलब आईवी एक्सेस लगाया जाता है ताकि दवाएं दी जा सकें, और कार्डियक मॉनिटर लगाया जाता है। स्क्रीन पर वो लाइन चलती रहती है। हाँ, ताकि दिल की धड़कन लगातार दिखती रहे। ये सब तो तैयारी जैसा लग रहा है। असल इलाज कब शुरू होता है? बिल्कुल, पर ये तैयारी बहुत जरूरी है। इसी दौरान 12 लीड्स ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, डिटेल्ड वाला। हाँ, ये दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक डिटेल्ड नक्शा देता है जिसमें धड़कन की लय मतलब रिदम स्ट्रिप भी होती है। साथ ही डॉक्टर उन कारणों को ढूंढकर ठीक करने की कोशिश करते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। जैसे शरीर में जरूरी नमक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ी या ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया। ओके। और एक बहुत जरूरी बात, अगर ईसीजी से पता चलता है कि ये साइनस टैकीकार्डिया है। साइनस टैकीकार्डिया? हाँ, जो अक्सर बुखार, दर्द, चिंता या खून की कमी जैसी बाहरी वजहों से होती है, तो इलाज उस बाहरी वजह का किया जाता है। अच्छा, सीधे दिल की धड़कन कम नहीं करते? नहीं, न दवा दी जाती है न झटका। ये ऐसा है जैसे गाड़ी रेस कर रही हो, क्योंकि एक्सेलरेटर पर पैर है तो इलाज पैर हटाने का है, इंजन बंद करने का नहीं। वाह, ये बढ़िया समझाया। ठीक है, तो साइनस टैकीकार्डिया को अलग रख देते हैं। अगर ये कोई और तरह की तेज धड़कन है तो अगला कदम वो मेडिकल टेक्स्ट में प्रतिकूल विशेषताओं का जिक्र था, एडवर्स फीचर्स। ये क्या बला है? प्रतिकूल विशेषताएं? हाँ, मतलब खतरे के निशान। खतरे के निशान? हाँ, ये वो लक्षण हैं जो बताते हैं कि दिल की तेज धड़कन की वजह से मरीज का शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और हालत बिगड़ रही है। अगर ये मौजूद हैं तो फौरन कुछ करना होगा। क्या होते हैं ये निशान? इनमें शामिल हैं ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाना, सिस्टोलिक 90 से नीचे। ओके। मरीज को सीने में दर्द होना या ईसीजी पर दिल को खून कम मिलने के संकेत मतलब इस्कीमिया। हार्ट फेलियर के लक्षण आना जैसे सांस फूलना, या मरीज का बेहोश होना या उसकी चेतना का स्तर कम होना। ओह। इनमें से कोई भी संकेत मतलब रेड अलर्ट।
और अगर ये रेड अलर्ट वाले संकेत दिख रहे हैं तो इलाज टेक्स्ट सिंक्रोनाइज्ड डीसी कार्डियोवर्जन की बात करता है। सुनने में खतरनाक लग रहा है, ये क्या होता है? हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। सिंक्रोनाइज्ड डीसी कार्डियोवर्जन का मतलब है दिल को एक कंट्रोल्ड बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक देना। बिजली का झटका? हाँ, सिंक्रोनाइज्ड इसलिए क्योंकि मशीन ईसीजी पर दिल की धड़कन के एक खास हिस्से को, आर वेव को पहचानकर ठीक उसी समय झटका देती है। अच्छा, टाइमिंग का खेल है। बिल्कुल, ताकि और खतरनाक रिदम शुरू होने का खतरा कम हो। सोचिए जैसे कंप्यूटर हैंग हो गया हो और उसे रिस्टार्ट करना पड़े। हाँ। ये कुछ वैसा ही है दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, उसे रीसेट करना। क्या इसमें दर्द होता है और ये कितना सुरक्षित है? हाँ, देखिए, होश में रहते हुए ये काफी दर्दनाक हो सकती है। इसलिए जब भी मुमकिन हो मरीज को बेहोशी की दवा देकर ही ये किया जाता है, सेडेशन या एनेस्थीसिया में। जहां तक सेफ्टी की बात है, इमरजेंसी में जब मरीज की हालत इन खतरे के निशानों की वजह से अस्थिर है तो कार्डियोवर्जन न करने का खतरा ज्यादा है। अच्छा। टेक्स्ट बताता है कि बिजली के झटके की एनर्जी जूल में मशीन के टाइप पर निर्भर करती है और शक होने पर सबसे ज्यादा उपलब्ध एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। ओके। कितनी बार कोशिश करते हैं? आमतौर पर 3 बार कोशिश की जा सकती है। अगर ये काम न करे तो एक खास दवा है एम्योडेरॉन। एम्योडेरॉन? हाँ, उसे नस में दिया जाता है और फिर से झटका देने की कोशिश की जाती है। और एक बात, अगर मरीज को एएफ है, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन, हाँ, तो खून का थक्का बनने के रिस्क को देखते हुए झटका देने से पहले खून पतला करने की दवा हेपरिन देने पर भी विचार किया जा सकता है। ये तो हुई उस स्थिति की बात जब मरीज अस्थिर है, यानी खतरे के निशान मौजूद हैं। लेकिन अगर मरीज स्थिर है, कोई रेड अलर्ट नहीं है, तब क्या डॉक्टर आराम से सोच विचार कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर मरीज स्थिर है तो हमारे पास थोड़ा समय होता है। हम ईसीजी को और ध्यान से देख सकते हैं और उसके आधार पर इलाज चुन सकते हैं। तो ईसीजी में क्या देखते हैं? यहाँ डॉक्टर मुख्य रूप से 2 चीजें देखते हैं। पहली, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की चौड़ाई। अच्छा, वो पैटर्न कितना चौड़ा है? हाँ, ये ईसीजी पर एक खास पैटर्न है जो बताता है कि दिल के निचले हिस्सों, वेंट्रिकल्स तक बिजली का सिग्नल कितनी तेजी से और किस रास्ते से पहुंच रहा है। अगर ये नैरो है, मतलब 0.12 सेकंड से कम, तो मतलब सिग्नल सामान्य रास्ते से आ रहा है। ठीक है। अगर ब्रॉड है, 0.12 सेकंड से ज्यादा, तो मतलब या तो सिग्नल असामान्य रास्ते से आ रहा है या वेंट्रिकल्स में ही गड़बड़ी है। ओके, नैरो या ब्रॉड। और दूसरी चीज है रिदम की नियमितता। क्या धड़कनें एक लय में बराबर अंतराल पर आ रही हैं, मतलब रेगुलर, या अनियमित हैं, इर्रेगुलर। रेगुलर या इर्रेगुलर, ठीक है। साथ ही डॉक्टर ईसीजी पर किसी एक्सेसरी पाथवे, मतलब दिल में बिजली के किसी असामान्य शॉर्टकट के सबूत भी ढूंढते हैं। शॉर्टकट जैसे वो WPW सिंड्रोम में होता है? हाँ, बिल्कुल, जैसे WPW सिंड्रोम। चलिए इन ईसीजी पैटर्न के आधार पर बात करते हैं। मान लीजिए ईसीजी नैरो है और रेगुलर है और ये साइनस टैकीकार्डिया नहीं है, वो हमने अलग कर दिया। हाँ। तो टेक्स्ट में वेगल मैन्यूवर का जिक्र है, ये क्या है? क्या ये कोई दवाई है? नहीं, ये दवा नहीं, बल्कि कुछ फिजिकल मैनूवर्स हैं, शारीरिक क्रियाएं। अच्छा। वेगल मैन्यूवर हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करते हैं, जो दिल की धड़कन को धीमा करने में मदद कर सकती है। कैसे करते हैं ये? जैसे मरीज को जोर से खांसने या पेट पर जोर लगाने के लिए कहना, जैसे स्टूल पास करते समय करते हैं, वो वाल्साल्वा मैन्यूवर। या डॉक्टर गर्दन पर एक खास जगह, कैरोटिड साइनस पर हल्के से मसाज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रेन्ड व्यक्ति को ही करना चाहिए। तो इनसे क्या होता है? ये तरीके कभी-कभी खासकर एक आम तरह के नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, जिसे एसवीटी कहते हैं, उसे फौरन रोक सकते हैं, जैसे शरीर का अपना रीसेट बटन दबाना। वाह, ये तो बिना दवा के इलाज जैसा है। और अगर ये काम ना करें तो? अगर ये विफल रहते हैं तो अगली कोशिश होती है एक दवा एडिनोसिन। एडिनोसिन? हाँ, इसे नस में तेजी से दिया जाता है। ये दवा कुछ सेकंड के लिए दिल के एवी नोड को ब्लॉक कर देती है। एवी नोड? हाँ, वो गेटवे? हाँ, जो ऊपरी और निचले चैम्बर के बीच सिग्नल का गेटवे है, उसे ब्लॉक कर देती है, जिससे अक्सर एसवीटी रुक जाता है। अच्छा। ईसीजी मॉनिटर पर इस दौरान दिल क्षण भर के लिए रुकता हुआ भी दिख सकता है, जो थोड़ा नाटकीय होता है। ओह। अगर 6 mg की पहली डोज काम ना करे तो 12 mg की 2 और डोज दी जा सकती हैं। और अगर एडिनोसिन भी काम ना करे या किसी को दे नहीं सकते, जैसे शायद अस्थमा के मरीजों में? हाँ, बिल्कुल, अस्थमा के कुछ मरीजों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
तब वेरापामिल नाम की दूसरी दवा एक विकल्प है। वेरापामिल। जी, और अगर दवाएं बिल्कुल काम ना करें तो फिर स्थिर मरीज में भी सिंक्रोनाइज्ड डीसी कार्डियोवर्जन मतलब बिजली का झटका वो आखिरी रास्ता हो सकता है। इसमें क्या अलग है? नैरो और अनियमित रिदम का सबसे आम कारण एट्रियल फिब्रिलेशन यानी AFE है। AF? हाँ, इसमें दिल के ऊपरी चेंबर एट्रिया बहुत तेजी से और बेतरतीब ढंग से फड़कते हैं और उनमें से कुछ सिग्नल अनियमित रूप से निचले चेंबर वेंट्रिकल्स तक पहुंचते हैं। यहाँ इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि ये कब से हो रहा है। समय पर? कैसे? अगर ये पिछले 48 घंटों के अंदर शुरू हुआ है तो कोशिश होती है कि दिल को वापस सामान्य लय में लाया जाए। इसे रिदम कंट्रोल कहते हैं। अच्छा। ये या तो दवाओं से किया जाता है जैसे एम्योडारोन या फ्लेकेनाइड, या फिर बिजली के झटके मतलब कार्डियोवर्जन से। और अगर 48 घंटे से ज्यादा हो गए हों या पता ही ना हो कि कब शुरू हुआ? तब स्थिति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इतने समय में दिल के ऊपरी चैम्बर में खून के थक्के क्लॉट्स बन सकते हो। ओह, क्लॉट्स? हाँ, और अगर हम सीधे रिदम को नॉर्मल करने की कोशिश करें तो ये थक्के टूटकर दिमाग तक जा सकते हैं और स्ट्रोक कर सकते हैं। अरे बाप रे! इसलिए ऐसे में पहला लक्ष्य धड़कन को नॉर्मल करना नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी रफ्तार को कम करना होता है, रेट कंट्रोल। सिर्फ स्पीड कम करना? हाँ, इसके लिए आमतौर पे बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल होते हैं जैसे मेटोप्रोलोल। बीटा ब्लॉकर्स? और अगर बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते जैसे हार्ट फेलियर या अस्थमा में तो डिल्टियाजिम या डिगॉक्सिन जैसे विकल्प हैं। बाद में जब खून पतला करने की दवाएं देकर क्लॉट का खतरा कम कर दिया जाता है तब रिदम कंट्रोल के बारे में सोचा जा सकता है। इसमें चेतावनी भी थी, खासकर WPW सिंड्रोम के साथ AF होने पर, आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। WPW सिंड्रोम में दिल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल रास्ता होता है, शॉर्टकट। अगर ऐसे मरीज को AF हो जाए और हम उसे सामान्य AF की तरह इलाज करने के लिए AV नोड मतलब मुख्य रास्ते को ब्लॉक करने वाली दवाएं दे दें। कौन सी दवाएं? जैसे एडेनोसिन, बीटा ब्लॉकर, वेरापामिल, डिल्टियाजिम, डिगॉक्सिन, ये सब AV नोड को ब्लॉक करती हैं। अच्छा। तो क्या होगा? सारे तेज और अनियमित सिग्नल्स उस शॉर्टकट से नीचे वेंट्रिकल्स में जाने लगेंगे। ओह! इससे धड़कन और ज्यादा खतरनाक रूप से तेज हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक हो सकता है। तो क्या करें फिर? इसलिए अगर AF के साथ WPW का शक हो तो इन दवाओं से बचना चाहिए। एम्योडारोन या सीधे कार्डियोवर्जन ज्यादा सुरक्षित हैं। ये जानना जान बचा सकता है। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं ब्रॉड QRS पर, मतलब 0.12 सेकेंड से ज्यादा चौड़ा। अगर ये रेगुलर है, चौड़ा QRS पैटर्न और धड़कन नियमित, ये क्या हो सकता है? रेगुलर और ब्रॉड QRS टैकीकार्डिया ज्यादा चिंताजनक होता है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला और ज्यादा खतरनाक, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी VT हो सकता है। मतलब तेज धड़कन दिल के निचले चैम्बर वेंट्रिकल से ही शुरू हो रही है। ओके, VT। और दूसरा ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया SVT हो सकता है, जो किसी वजह से असामान्य रास्ते से, जिसे एब्रेंट कंडक्शन कहते हैं, नीचे जा रहा है। इससे ECG पर QRS चौड़ा दिख रहा है। अच्छा, है SVT पर दिख VT जैसा रहा है। कुछ ऐसा समझ लीजिए। हाँ, तो इलाज कैसे तय होता है? अगर ये VT माना जाता है तो इलाज के विकल्प हैं एम्योडारोन दवा नस में देना या सिंक्रोनाइज्ड DC कार्डियोवर्जन मतलब बिजली का झटका। कभी कभी बीटा ब्लॉकर या ओवरड्राइव पेसिंग भी इस्तेमाल होता है। ओवरड्राइव पेसिंग? हाँ, दिल में तार डालकर तेज गति से पेस करना ताकि वो अपनी लय पकड़ लें। और एक खास तरह का VT होता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। टॉर्सेट डी पॉइंट्स नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, फ्रेंच नाम है। इसमें ECG पर QRS का आकार लगातार बदलता रहता है और ये VF में बदल सकता है। इसके लिए पहली दवा मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम? हाँ, अब मैग्नीशियम सल्फेट, साथ ही पोटेशियम ठीक करना और QT इंटरवल बढ़ाने वाली दवाएं बंद करना जरूरी है। इसमें भी एम्योडारोन या कार्डियोवर्जन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर ये पक्का हो कि ये VT नहीं, सिर्फ एब्रेंसी वाला SVT है? हाँ, अगर पक्का हो कि ये SVT विद एब्रेंसी है तो इलाज नैरो कॉम्प्लेक्स SVT जैसा ही होगा, जैसे एडेनोसिन वगैरह। लेकिन आपने कहा कि ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि VT है या सिर्फ एब्रेंसी वाला SVT। इमरजेंसी में डॉक्टर कैसे फैसला लेते हैं? हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। टेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल नियम बताता है। आप एडेनोसिन देकर देख सकते हैं, अगर वो SVT होगा तो रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा, VT पर असर नहीं करेगा। अच्छा, एडेनोसिन टेस्ट जैसा हो गया, कह सकते हैं। लेकिन सबसे सुरक्षित नियम यह है, अगर शक हो कि ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया VT है या SVT विद एब्रेंसी तो उसे हमेशा VT मानकर ही इलाज करें। हमेशा VT माने?
क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वीटी ज्यादा जानलेवा स्थिति है। अगर आप वीटी को एसवीटी समझकर गलत दवा दे देते हैं, जैसे वेरापामिल, तो मरीज की हालत बहुत बिगड़ सकती है। ओह, लेकिन अगर आप एसवीटी को वीटी समझकर इलाज करते हैं, जैसे एम्यूडोरोन या कार्डियोवर्जन, तो आमतौर पर नुकसान नहीं होता। तो शक की स्थिति में वीटी मानना ज्यादा सुरक्षित है। ये इमरजेंसी मेडिसिन का एक गोल्डन रूल है। ये वाकई एक जरूरी सीख है। और आखिरी कैटेगरी ब्रॉड क्यूआरएस और अनियमित रिदम। इसके बारे में टेक्स्ट संक्षेप में कहता है कि इसे आमतौर पर एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह माना जाता है, जो या तो बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ हो रहा है। बंडल ब्रांच ब्लॉक मतलब वायरिंग इशू जैसा? हाँ, एक तरह का वायरिंग इशू, या फिर वही WPW सिंड्रोम वाली स्थिति है। और यहाँ भी वही WPW वाली सावधानी बरतनी होती है कि एवी नोड ब्लॉक करने वाली दवाएं न दे अगर शक है। बिल्कुल। अगर प्री एक्साइटेशन का संदेह है तो उन दवाओं से बचना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये समझ आ रहा है कि तेज धड़कन के इमरजेंसी मैनेजमेंट में एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जाता है। हाँ, एक एल्गोरिथम जैसा। पहले खतरे के निशान देखो, मरीज स्थिर है या अस्थिर। सही। अस्थिर है तो फौरन बिजली का झटका। स्थिर है तो ईसीजी देखो, क्यूआरएस नैरो है या ब्रॉड, रिदम रेगुलर है या इर्रेगुलर। और फिर इन जवाबों के आधार पर इलाज का खास रास्ता चुनो। बिल्कुल सही कहा। ये एक फ्लो चार्ट जैसा है जो डॉक्टरों को दवाओं में तेजी से और सही फैसला लेने में मदद करता है। हर कदम के पीछे एक लॉजिक है, एक वजह है। इसमें दो बातें गांठ बांधने लायक हैं। एक, साइनस टैकीकार्डिया का इलाज अलग है, उसकी जड़ पर वार करो, धड़कन पर नहीं। सही। दो, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में जब शक हो तो वीटी मानकर चलो, ये सेफ्टी नेट है। ये तरीके हर दिन जाने बचाते हैं। वाकई ये सब जानना दिमाग चकराने वाला भी है और प्रभावशाली भी। ये दिखाता है कि इमरजेंसी मेडिसिन में हर सेकंड कितना कीमती है और सही डायग्नोसिस कितना जरूरी है। बिल्कुल। इन प्रक्रियाओं की थोड़ी सी भी समझ हमें डॉक्टरों के काम की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके प्रयासों की सराहना करने में मदद करती है। और सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, ये दवाएं और तरीके काम कैसे करते हैं? एडिनोसिन एसवीटी को कैसे रोक देता है पर वीटी पर असर क्यों नहीं करता? मैग्नीशियम टॉर्सेट डी पॉइंट्स में जादू की तरह काम क्यों करता है? दिलचस्प सवाल है। इनके जवाब दिल की बिजली व्यवस्था, मतलब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, और दवाओं के सेलुलर लेवल पर काम करने के तरीके में छिपे हैं। शायद अगली बार इस पर बात करें। जरूर। इस बेहतरीन और एकदम साफ जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये चर्चा उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। धन्यवाद।